सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। एटम बम के खालिक, मोहसिन पाकिस्तान और मोहसिन मिल्लत डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब अब हम में नहीं रहे। क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पाकिस्तान को एटमी पाकिस्तान बनाने वाला, वो पाकिस्तान बनाने वाला जिस पर हमारी हुकूमतें एटमी होने का एहसान जताते नहीं थकती, वो मोहसिन अब मनो मिट्टी तले जा सोया है। एटम बम का ये खालिक अपनी तन्हाई के हाथों अपनी ज़िंदगी हार गया। कहने को ये कैंसर के हाथों ज़िच हो रहे थे अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में, लेकिन कैंसर से लड़ने वाला ये शख्स, ये मोहसिन अपनी कौम की बेहिसी के हाथों हार गया। पहले बात किए लेते हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के उस एक पछतावे की, जो एक साउंड बाइट की सूरत, खुद उनके एक इंटरव्यू की सूरत आप मुलाहिजा कर। कोरोना से जिंदगी की जंग जीत लेने वाला ये जंगजू मलकुल मौत से अपनी जिंदगी की आखिरी बाजी हार गया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के इंतकाल के बाद फरेब का ये कारोबार सुबह से उरूज पर है और अब वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें और तेजी आती जा रही है। मुख्तलिफ जगहों से झूठ, फरेब और मक्र की ऐसी ऐसी बाज़गश्त सुनाई दे रही है जो मां सिवाय फ्रॉड के और कुछ नहीं। वो चाहे किसी भी आदमी, किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी महकमे, किसी भी चैंपियन की तरफ से हो, बिलीव यू मी, कलमा वाहिद की कसम, वो झूठ बोल रहा है, वो मक्र कर रहा है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की जिंदगी शायद कुछ और तवील तो नहीं हो सकती थी, लेकिन हम उनकी जिंदगी में ये जो सारी चीजें हमने आखिरी दम तक उनको अता कर दी थी, उनका एहसास महरूमी, जो इनके पछतावे की सूरत अभी आपने मुलाहिजा किया, अपनी कौम की बेइज्जती का नौहा पढ़ रहे थे वो सोहेल वड़ाई साहब के साथ। इंडिया में जिसने इंडिया को एटम बम बना करके दिया, डॉक्टर अब्दुल सलाम, उसने उसको सर पे बिठाया। नाम नेहाद एटमी रियासत, नाम नेहाद रियासत सेक्युलर जमहूरिया, मुसलमान होने के बावजूद उन्होंने उसको सदर तक बनाया। उसकी ताजीम, उसकी तकरीम में कोई कमी नहीं रखी गई। और हमने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को नजरिए जरूरत के सबब कैद तन्हाई बख्शी। डॉक्टर कदीर खान साहब मुख्तलिफ अदालतों के चक्कर काटते रहे, मगर जाहिर है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान चूंकि नजरिए जरूरत वालों के मुजरिम थे, इसलिए उन्हें इंसाफ इस मुल्क में किसी के अच्छे खान नहीं दे सकते थे। सुबह से आप मुख्तलिफ लोगों के बयानात सुन रहे हैं कि दिल खून के आंसू रो रहा है, दिल बोझल है। दरहकीकत जो ये बात कर रहा है उसके सीने में दिल है ही नहीं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब का ये बयान, वो लूप की सूरत चलाओ, वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की रिपोर्ट वो जो थी कि मैं इमरान खान से मायूस हूं। यस, ये आ गई आपके सामने। डॉक्टर अब्दुल कदीर एक्सप्रेसेस हिज डिसअपॉइंटमेंट एज पीएम खान हैज नॉट इंक्वायर्ड अबाउट हिज हेल्थ। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब मरूम, अल्लाह गरीक रहमत करे, अल्लाह ताला आपकी कब्र को नूर से भर दे, परवरदिगार आलम आपकी आखिरत बखैर करे। बहुत सादा लो, बहुत मासूम, बहुत साफ तबीयत आदमी थे। वजीर आजम इमरान खान ने उनको नहीं पूछा, इस बात का शिकवा उन्हें था। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब भूल गए कि जो इमरान खान के काम आया करता है, इमरान खान साहब उसकी तदफीन में शिरकत नहीं करते। नईमुल हक जिस वक्त खुद चल करके जाया करते थे, डीएसएनजी कोई चैनल उनको भेजने का रवादार नहीं था, जिस वक्त खुद स्टूडियो चल करके जाया करते थे, उस वक्त नईमुल हक एक आदमी था जो इमरान खान के साथ था। जिस वक्त बनी गाला की पहाड़ियों से निकल करके और कसरे वजीर आजम में नाजिल हुए हैं, उस वक्त भी सबसे पहला आदमी जिसको दरबान ने रोका है वो नईमुल हक था। दरहकीकत ये इंटीमेशन थी आगे आने वाले दिनों के लिए। नईमुल हक सासर की वजह से अपनी जिंदगी की बाजी हार गए। 50,000 वजूहात बयान की जा सकती हैं, लेकिन आज
डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के जनाजे में इमरान खान साहब की शिरकत ना करना, 5 लाख तौजीहात अभी मेरे मेहमान इस प्रोग्राम में बयान करेंगे कि वो यूं था, वो वूं था, वो मुल्क और मिल्लत के लिए तलवार निकाल करके लाल किले के झंडे गए थे फतह करने के लिए। कख नहीं, कख नहीं। लाल गुलाबी बातें कर रहे होंगे कहीं किसी और फोरम पे। दरहकीकत कुछ लोग बातों की ही खाते हैं, उनको सिर्फ बातें करनी होती हैं, उनका काम बातें करना है। कंटेनर पे चढ़ करके बातें की, कंटेनर से उतर करके जब कसरे वजीर आजम में गए तब बातें कर रहे हैं, और जब वहां से बाहर जाएंगे तो भी यकीनन बातें ही करेंगे। काम पता नहीं कब होगा। यह वारदात नजरिया जरूरत के मूजिदों के ऐन हुक्म के मुताबिक हुई। आजाद इदारा कोने में खड़ा चुपचाप तमाशा देख रहा था। आजाद इदारे की आजादी तो उस वक्त भी एक्सपोज हो चुकी थी जब न्यूयॉर्क में एक जरीदे ने आजाद इदारे के ताबे होने का भांडा फोड़ा था, हालांकि यह भांडा था ही नहीं। जमहूरियत के सारे चैंपियन, वो जो यौम तकबीर मना करके मूंछों को ताव देते हैं, वो जो ये बताते हैं कि साडा कायद डॉक्टर एक्यू खान को लेकर के आया, और वो भी जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को महाजिर बच्चा कह करके अपनी फरार का कोई राह ढूंढते हैं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के लिए किसी के मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। अजीजों से मुलाकात को तरसते तरसते, पिटीशन लगाते लगाते, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक जाते जाते मुल्क के अदम को सिधार गए डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब, मोहसिन पाकिस्तान और मुल्क मिल्लत। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के हवाले से पूरा प्रोग्राम क्या, पूरे हफ्ते प्रोग्राम किया जा सकता है, पूरे हफ्ते इनके हवाले से प्रोग्राम किया जा सकता है। लेकिन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की मौत के हवाले से दिए जाने वाले इस फतवे में मैं आपको यह बता दूं कि उनकी मौत में एक सबक पिन्हा है। उनकी मौत में सबक पिन्हा है कि देखो दुनिया वालों, देखो जो इस कौम के लिए, जो इस पाकिस्तान के लिए कुछ करता है, उसके साथ हम क्या सलूक करते हैं, उसके साथ हम क्या सलूक करते हैं। अब दिखाते हैं आपको डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के जमीनी जवाल की वो तस्वीर, जिसमें वो एक आमिर के सामने बैठे हैं, जिस अंदाज में बैठे हैं वो तस्वीर आप देखिए, उस फिरौन की रऊनत देखिए, उसके चेहरे के तासुरात देखिए। भाई जनरल मुशर्रफ को लगा दो यार। ये देखिए, ये उस वक्त के सबसे बड़े चौधरी, इनका कहा फरमान था ये 12 मई को हक बताएं या ये डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को कैद फरमा देने के अहकामात सादिर करें। इनके मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज कायदा और कानून बनकर के मुसल्लत हुआ करता था। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब एक मुहसिन, इस वक्त इस तस्वीर में एक मुजरिम नहीं तो क्या नजर आ रहा है, यह मेरा सवाल है इस मुल्क के तमाम ठेकेदारों से। उसके बाद डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के गिर्द घेरा तंग किया गया और उन पर इल्जाम जो लगाया गया, आप उस आदमी की शराफत पे मैं और क्या कहूं, अल्लाह ताला उसकी कब्र को नूर से भर दे परवरदिगारे आलम। उसने जाते जाते भी पाकिस्तान को बहुत कुछ दिया। उसका वो एतराफी बयान जिसमें वो पीटीवी पर बैठ करके उस वक्त के आमिर की फरमाइश पर इस मुल्क को बचाने के लिए अपनी आखिरी जमा पूंजी तक दांव पे लगा रहा था। उसने हर इदारे को बेल आउट कर दिया। उसने पूरे मुल्क को, इस मुल्क के तमाम चौधरियों को, तमाम ठेकेदारों को बेल आउट करके तमाम जुर्म अपने कांधे पर रख लिया, जो कि नामुमकिन है। कोई माने तो माने, कोई माने तो माने। और हमने उनको क्या दिया, आखिरी वक्त में हमने उनको उनके आइज़ा अहबाब से मिलने तक नहीं दिया। कोई इस मौके से फायदा उठाए ना उठाए, मैं इसे एक मौके को गनीमत समझते हुए अपनी वालदा माजदा, अपने छोटे बच्चों और खुद अपनी तरफ से हाथ जोड़ करके डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की रूह से, उनके अइज़ा से, उनकी बेवा से, उनके तमाम रिश्तेदारों से हाथ जोड़ करके मैं उनसे इन तमाम गुनाहों की, जिनमें मैं बिल वास्ता या बिला वास्ता बिल्कुल शरीक नहीं था, मैं उन तमाम गुनाहों के लिए आपसे माफी तलब करता हूं। परवरदिगार आलम से दुआ है कि या अल्लाह ताला मेरी इस माफी को अपनी बारगाह में कबूल करते हुए डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की लहद पर नूर की बारिश फरमा दे। यह था आज का फतवा।
इस चल गया कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जैसों के लिए ये मुल्क नहीं। इस मुल्क में अगर किसी के लिए जन्नत है तो वो फवाद चौधरी ऐसों के लिए। नाम मैं बहुत सारे ले सकता हूं, आधी से ज्यादा काबीना के। फवाद चौधरी तो एक मिसाल है। अब अपने मेहमानों का तारुफ करा देते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नदीम कुरैशी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से राना अरशद साहब, हसन मुर्तजा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे प्रोग्राम में शरीक हैं। तीनों मौजूदीन को खुशामदीद कहते हुए हस्ब रिवायत हस्ब दस्तूर नदीम कुरैशी साहब के पास जाएंगे। नदीम कुरैशी साहब, मेरी आवाज सुन सकते हैं आप? जी बिल्कुल सुन रहा हूं आपकी आवाज। नदीम कुरैशी साहब, कोई वजह, कोई तौजी, कोई बात, कोई बहाना ऐसा तराशिए कि जिससे मैं तो नहीं मेरे नाजरीन जरूर ये जान लें और शायद मान भी लें कि आज वाकई वजीर आजम साहब बहुत इन्वर्टेड कॉमाज में मसरूफ थे, जो मुल्क के मोहसिन के जनाजे में वो शरीक ना हो सके। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो सिद्दीकी साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आपने बड़े एक अहम मौजू को और पाकिस्तान की हिस्ट्री के एक अजीम तरीन शख्स की रहलत को, उनकी वफात को अपने प्रोग्राम का मौजू बनाया। और उसके साथ मैं उनके लवाहिकीन से और पूरी कौम से इज़हार अफसोस करता हूं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन साथ साथ आज मुझे आप पर जाती तौर पर, मैं आपका बड़ा मौजूदा और मोहतरम हूं, मुझे बड़ी तकलीफ है। अभी मैंने आपसे पहले एक पड़ोसी मुल्क के टीवी पे प्रोग्राम किया जिसने हमारा जो एटीट्यूड था एज ए नेशन अब्दुल कदीर खान के बारे में, वो एक ऐसा शानदार हमें हीरो बना के पेश किया। आपने बिल्कुल चीज को रिवर्स कर दिया। बहुत सारी चीजें तारीख के झरोकों में झांके तो हमारे लिए अलमनाक चीजें हैं, नेगेटिव चीजें हैं, मैं मानता हूं। उसमें से जनरल मुशर्रफ का दौर और उनका वो एनआरओ और वो सारा माहौल, जब उन्होंने अफगानिस्तान के मामले में जिस तरह से पॉलिसी बनाई, वो सब तारीख में एक निहायत स्याह बाब के तौर पे लिखा जाता रहेगा। मैं बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल आपकी तरह ना फिलोसोफर हूं ना मैं कोई लिटरेरी हूं, लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा आज आपको अपने प्रोग्राम में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ इस कौम के इस मजबूत रिश्ते को पॉजिटिव अंदाज में पेश करना चाहिए था। आज आपको और हमें चाहिए था कि हम पूरी दुनिया को ये दरहकीकत होना तो बहुत कुछ चाहिए था। आप मुझसे फरमाइश कर रहे हैं, दरहकीकत होना तो बहुत कुछ चाहिए था। होना तो ये चाहिए था कि इमरान खान साहब नईम उल हक साहब के जनाजे में शरीक होते। होना तो ये चाहिए था कि जिस आफिया सिद्दीकी को के हवाले से बातें बगार बगार करके कौम को दरोगोई के रिकॉर्ड कायम करके वो इक्तदार में आए थे, अमेरिका बहादुर से, अंकल सैम के देश से, जब वो खुद चल करके वहां गए थे और वहां जाकर के उन्होंने कहा था कि मैं वापस जाकर के नवाज शरीफ के एसी का प्लग निकाल दूंगा, वहां खड़े होकर के उसकी आंखों में आंखें डाल करके डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की वापसी का मुतालबा करते, यहां बैठ करके दीवार के पीछे, जबकि उसके अच्छों को भी नहीं पता एब्सोल्युटली नॉट का ड्रामा करने से कुछ नहीं होता। जनाब मन यहां बैठ करके अब्दुल्ला महसूद, वो कौन था, नकीबुल्ला महसूद, उसके जनाजे में बैठ करके सियासत बगाड़ने से कुछ नहीं होता था। जब आप वजीर आजम थे तो राव अनवर को फांसी देकर के दिखाते, तब मैं मानता। मुझसे फरमाइश करने से पहले मेरा ख्याल है आपको अपने वजीर आजम और अपनी हुकूमत के तर्ज अमल का जायजा लेना चाहिए था। जनरल मुशर्रफ को कोस करके आपकी बरीउस जिम्मा आप नहीं हो सकते, इसलिए कि जनरल मुशर्रफ के बाद बहुत सारे अदवार आए, बहुत सारे लोग आए, लेकिन जनाब मान वो जो एक पाबंदी थी जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, जिसका जिक्र किए बगैर ये प्रोग्राम नहीं हो सकता, उससे सरफे नजर ना आप कर सकते हैं और ना मैं आपको करने दूंगा। थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है, मैं आपकी तरफ दोबारा वापस आता हूं, यही मौजू है प्रोग्राम का, फिर आपसे कुछ मजीद बात करूंगा। राना अरशद साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। राना अरशद साहब, सर बेल आउट आपको भी नहीं किया जा सकता। मुझे अच्छी तरह याद है नवाज शरीफ साहब ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को सदारती उम्मीदवार सदारत के ओहदे के लिए अपना नुमाइंदा नामजद करने का इंदिया दिया था, लेकिन उसके बाद जब बात आई अपने इस दावे पर अमल दरामद की तो बकौल अल्लाह बख्शे, अल्लाह गरीक रहमत करे ममनून हुसैन साहब को, वो बकौल शेख रशीद, वो दही बल्ले वाला सदर जो है वो आपको पसंद आ गया। सर खाली खुली बातें करने से क्या होता है, जबकि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के लिए प्रैक्टिकली आप कुछ नहीं कर सके। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ नूरुल आरफीन साहब, आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं बिल्कुल ये समझता हूँ कि आपने जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, आप हक बजानब हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर मोहसिन पाकिस्तान थे, हैं और इंशाल्लाह वो रहेंगे।
कोई दो राय नहीं है जो डॉक्टर अब्दुल कदीर ने कारनामा सारा अंजाम दिया। 56 के करीब मुस्लिम कंट्रीज थे, लेकिन पाकिस्तान ही अल्हम्दुलिल्लाह एटमी ताकत बना। पाकिस्तान के ही साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की सरबराही में ये हिम्मत और जुर्रत करते हैं। और जब 12 मई 1998 को इंडिया ने 4 धमाके किए तो फिर मेरे मुल्क के साइंसदान बिलखसूस डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, उस वक्त के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और अस्करी क़यादत और 20 करोड़ आवाम ने बाहमी अंडरस्टैंडिंग के साथ ये फैसला किया था। और 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने 4 के मुकाबले में 6 धमाके करके पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बना दिया। मैं इसका हीरो या सेहरा कल भी डॉक्टर कदीर के माथे पर ही समझता था। ये उनके माथे का ही झूमर है। मैं समझता हूँ डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब पर जो पाबंदियां लगी, जो लगाई गई, वो काफली का दौर था और परवेज मुशर्रफ का दौर था। और उस वक्त भी इमरान खान उनके साथ इत्तेहादी थे, एक ही सीट थी पीटीआई की, और वो परवेज मुशर्रफ की मोहब्बत में इतने बगलगीर थे कि जब रेफरेंडम भी होता है तो फिर रेफरेंडम के भी चीफ पोलिंग एजेंट इमरान नियाजी थे। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि डॉक्टर अब्दुल कदीर के साथ जो इंटरनेशनल लेवल पर जो कैंपेन लॉन्च हुई, वो उस वक्त की हुकूमत और उस वक्त के इत्तेहादियों को बेल आउट नहीं किया जा सकता। ये बहुत बड़ी साजिश थी। मैं समझता हूं कि आपकी बात बजा है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब जो हैं वो ममनून हुसैन साहब से ज़्यादा सदारती मनसब के ज़्यादा हकदार थे। लेकिन मैं समझता हूं कि आज की हुकूमत जो बड़े दावे करती थी, आज 3.5 साल सर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। आपने तो मेरी बात से आपने मेरी बात की तरदीद ना फरमा करके मुझे बहुत बड़ी ज़हमत से बचा लिया। आपने काफ लीग के दौर में होने वाली उस ज्यादती का तस्करा तो किया जिससे हम वाकिफ हैं, ताहम उसके बाद में नवाज शरीफ के दौर में होने वाली वो जो ज्यादती थी जिसका जिक्र मैंने किया, जिसका जवाब आपने अभी दिया तौसीक फरमा करके, आपने उस पर कुछ नहीं कहा। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा सर, मैं आपकी जानिब आता हूं। हसन मुर्तजा साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। हसन साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हसन मुर्तजा साहब मेरे ख्याल में मुझे नहीं सुन सकते, इनको दोबारा कनेक्ट करें जब तक मैं नदीम को जा रहा हूं। नदीम कुरैशी साहब, सर आप तो मुझे सुन सकते हैं? जी सुन रहा हूं मैं आपको। जनाबे वाला, आज सुबह से हमारे दिल गम से बोझल हैं। हम 2-3 हफ्ते तक सो नहीं पाएंगे। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को कौमी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक करके और उसके बाद फिर मामला यहीं तक महदूद हो जाएगा। जनाब मन, हम मुर्दा परस्त कौम है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन क्या दुरुस्त ना होता, क्या ये ऐन हक ना होता कि अगर इस एक नाम नेहाद तब्दीली के दौर में तब्दीली का हकीकी आगाज आज के दिन से ही किया जाता कि आज हमारा सदर, आज हमारे वजीर आजम और आज इस मुल्क का हर वो बड़ा आदमी जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की दी हुई मनसब को एंजॉय कर रहा है, वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को के पास जाकर के उनकी लहद पे खड़े होकर के फातिहा पढ़ता इस कौम की तरफ से और ये बता देता कि जो गलतियां हमसे माजी में हुई हैं हम उसका तलाफी देर से ही सही लेकिन बहरहाल कर रहे हैं किसी भी तौर। देखिए नूरुल आसिफीन, पूरी कौम ना सिर्फ अफसरदा है। आज अशरा रहमतुल्लाह आलमीन की तकरीब थी पूरे पाकिस्तान में, प्राइम मिनिस्टर की स्पीच थी। प्रोग्राम के आगाज में सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की मगफरत की दुआ करवाई। और मैं आपको अर्ज कर दूं, उनका शेड्यूल था। बहुत सारे मैटर्स ऐसे होते हैं जहां हुकूमतें या अफराद किसी हद तक किसी पॉलिसी के तहत चीजों को उसके मुताबिक लेकर चलते हैं। आप देख लीजिएगा, प्राइम मिनिस्टर भी, प्रेसिडेंट भी ना सिर्फ उनकी लाहत पे जाएंगे बल्कि आज पूरी कौम अफसरदा है। और मैं आपसे भी अपील करूंगा, आप हस्बे मामूल, हस्बे रिवायत, हस्बे दस्तूर, अपने मिजाज के ऐन मुताबिक किसी पॉलिटिकल इशू पर जितनी चाहे तीरंदाजी कीजिएगा, हम कभी आपको नहीं रोकेंगे, सर तस्लीम खाम है। लेकिन इस इशू पर आप पूरी कौम को ना अफसरदा करें और ना हमें एज ए नेशन। देखिए, किसी भी कौम, सारी कौम अच्छी या बुरी नहीं होती। कौमों के कुछ पोर्शंस होते हैं जो कौमों को लीड करते हैं और ये फेजेस आते रहते हैं।
आप और मैं दोनों मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। जितने अफसरदा आप हैं, मुझे आपके लफ्जों का बड़ा मान है, आपकी तकलीफ का बड़ा मान है। पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में आज गायबाना नमाज जनाजा हुई है, पूरी कौम ने एक्नॉलेज किया है। अगर कुछ लोग किसी वक्ती मसलहत के तहत, किसी पॉलिसी के तहत, आज से कुछ अर्सा पहले डॉक्टर कदीर खान साहब को तकालीफ आई, मैं समझता हूँ हम कौम शर्मिंदा है इस बात पर, लेकिन कोई फर्द पाकिस्तान के 20-22 करोड़ लोग, कोई एक फर्द भी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की पाकिस्तान के साथ वाबस्तगी, पाकिस्तान से खिदमात को ना इनकार करेगा ना कर सकता। राइट सर, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। हसन मुर्तजा साहब दोबारा हमारे साथ मौजूद हैं, मैं आपकी तरफ आऊंगा सर, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। हसन मुर्तजा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? जी आ रही है जी। हसन मुर्तजा साहब, सर आप यकीनन खफा होंगे लेकिन सवाल पूछने लायक है। और आज ही के दिन जनाब मन सवात में झंडा आसिफ अली जरदारी साहब ने लगाया, लेकिन जब यह पूछा जाता है कि फिर उसामा बिन लादेन को मुल्क की सरहदों के अंदर आकर के कैसे मार दिया गया, तो नतीजा जो है वो आपके सामने है। उसके बाद फिर गहरा सुकूत तारी हो जाता है। सर बहुत कुछ किया, शायद इससे भी ज्यादा किया जा सकता होगा, मैं उस पर अभी बात नहीं कर रहा, लेकिन वो जो एक आमिर के दौर में, उसी आमिर की बात कर रहा हूं जिसको सदारती तौर पर प्रोटोकॉल दे करके, जिसको गार्ड ऑफ ऑनर दे करके आसिफ अली जरदारी साहब ने ऐवान सदर से रुखसत किया था, जनरल मुशर्रफ की बात कर रहा हूं। जनरल मुशर्रफ के जाने के बाद डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब पर जो पाबंदियां थी, बहैसियत सुप्रीम कमांडर अफवाज पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब क्या अपना रोल प्ले नहीं कर सकते थे, जो कि उन्होंने नहीं किया? डॉक्टर अब्दुल कदीर खान अपनी तन्हाई के हाथों जिंदगी की बाजी हार गए, आइज़ा से मिलने की दरखास्तें करते करते थक गए, लेकिन किसी ने उनको इंसाफ नहीं दिया। देखें जी, मैं सबसे पहले तो मैं बड़ा आज दुखी हूं और बड़ा अफसरदा हूं। वो मोहसिन पाकिस्तान थे और उनकी जद्दोजहद वो भी सारे लोगों के सामने है, और उनके साथ जो उनके आखिरी अयाम में हुआ, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी कौम जो है वो इस तरह से करती है। मेरी गुजारिश ये है जी कि आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जब उसे गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया परवेज मुशर्रफ को, और जरदारी साहब का दौर था, कोई शक नहीं है, लेकिन उससे जिस पुरअमन तरीके से हमने वहां से रुखसत किया, गार्ड ऑफ ऑनर देना किसी सिविलियन का काम नहीं है, पाक फौज का काम है, और वो पाक फौज का सरबरा था, उसको उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। उस गार्ड ऑफ ऑनर में आपने देखा होगा कि परेड में कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन शामिल नहीं था। जहां तक गुजारिश आपने हुक्म दिया, मेरी वहां ये गुजारिश है कि आज आप डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को खराज अकीदत भी पेश कर रहे हैं, सारी कौम कर रही है, मैं भी कर रहा हूँ, और दुख का इजहार भी कर रहे हैं, तकलीफ भी बड़ी है, और बड़े भारी दिल के साथ ये अल्फाज भी बोल रहा हूँ। लेकिन इसी से रिलेटेड शहीद जुल्फकार अली भुट्टो भी शहीद थे, उनको भी किसी कसूरी के केस में सजा नहीं हुई थी, उनको भी अमेरिका ने, और इसी एटम बॉम्ब के लिए जिसके खालिक अब्दुल कदीर खान है, उसी जद्दोजहद में भुट्टो साहब ने जब कहा कि मैं घास खा लूंगा लेकिन एटम बॉम्ब जरूर बनाऊंगा, तो उनको भी शहीद सर किया। बहुत माजरत के साथ यहाँ ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद पास ही आऊंगा डायरेक्ट। नाज़रीन, एक मुख्तसर सा वक्फा। नाज़रीन, दस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जी हसन मुर्तजा साहब, सर प्लीज गो ऑन। जी मैं गुजारिश कर रहा था जी कि आज डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के लिए तो सारे सवाल जो हैं वो हो रहे हैं कि उस पे आसिफ अली जरदारी साहब ने क्यों ना बात की, क्यों ना कुछ किया, खामोशी क्यों थी। लेकिन यही सवाल अगर मैं कौम के सामने रखूं कि जब एटम बॉम्ब के खालिक को, जुल्फकार अली भुट्टो को, जो जिनकी सारी ये काविश थी, जिन्होंने पूरी दुनिया से टक्कर ली थी, जिन्होंने पूरे आलमे इस्लाम को इकट्ठा किया था, जिन्होंने तमाम तर पाबंदियां, तमाम तर धमकियों के बावजूद, जिसमें कहा गया उनको कि हम तुम्हें निशाने इबरत बना देंगे,
जुल्फकार अली भुट्टो, अगर तुम चाहो तो वजीर आजम बन सकते हो और अगर तुम चाहो तो तख्तेदार तुम्हारा मुकद्दर बन सकता है। और उन्होंने कहा नहीं, मैंने ये काम नहीं करना, मैं घास खाऊंगा, मैं कुछ करूं, मैंने एटम बॉम्ब जरूर बनाना है। तो उनको जब मारा गया, जब उनका अदालती कत्ल हुआ, तो उस वक्त कौन जवाबदेह था? उसका सवाल भी तो कौम पर है, वो भी तो अदलिया पे एक सवालिया निशान है। मेरी गुजारिश सुन ले, ये सानियात होते रहे हैं, ताकतवर जो है वो ताकत का इस्तेमाल हर दौर में करते रहे हैं। उस पे इस तरह से सोचना कि ये क्यों हुआ, आज हमारे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब जो है वो उनका जो दुख है पूरी कौम को, हमें उस दुख का जो है उसमें शरीक होना चाहिए, ना कि सवालात उठाए जाए। जो पीपल्स पार्टी की काविश, जो पीपल्स पार्टी की जद्दोजहद थी, जितना नुकसान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुआ वो पूरी कौम जानती है। डॉक्टर अब्दुल कदीर का भी कोई कम नुकसान नहीं है, पूरी कौम का नुकसान है। तो ये सारे दुख बीबी शहीद का नुकसान राना अरशद साहब, सर ये मुझे बताइएगा, हसन मुर्तज़ा साहब इस बात पे खफा हैं, वो ये कह रहे हैं कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब का इशू, उनका लॉस बहुत बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उस लॉस को वो एनालाइज कर रहे हैं या शायद कंपेयर कर रहे हैं या व्हाटएवर कर रहे हैं एटमी प्रोग्राम के खालिक जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मर्डर से। जनाब मन, इस तरह से तो सब बेल आउट हैं, फिर इसके बाद तो फिर हम सवाल ही नहीं कर सकते। फिर हम सिर्फ वही करें जो आज सुबह से हो रहा है, हर जगह बाजा बजाया जा रहा है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि वो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एटम बम दिया। ये तो मेरा 2.5 साल का बेटा भी जानता है। फिर मैं यहाँ करने के लिए क्या बैठा हूँ? फिर आप मुझे क्या बताने के लिए आए? जी नूरुल आरिफीन साहब, जो आपने कहा, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं उसको फुली इंडोज करता हूँ। मैं समझता हूँ कि जो शाह साहब ने बात की, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको भी हम बिल्कुल मलहूज़े खातर रखते हैं। ये हक़ाइक़ तो नूरुल आरिफीन साहब वाज़े हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जब एटमी प्रोग्राम का आगाज़ किया तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब और यही एक साइंसदानों की टीम थी जो असल, मैं समझता हूँ कि हमारे हीरो हैं। प्राइम मिनिस्टर की परमिशन, प्राइम मिनिस्टर का ऑन बोर्ड लेना, ये मैं समझता हूँ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे वो भी ये काम कर सकते थे, लेकिन हुआ ना। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से इस काम का आगाज़ होता है, लेकिन पाकिस्तान जो एटमी प्रोग्राम डिक्लेयर होता है वो 28 मई 1998 थी। उसकी सज़ा मैं समझता हूँ भुट्टो साहब ने भुगती, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने भुगती, मियाँ नवाज शरीफ ने भुगती। पाकिस्तान पर एटमी पाबंदियाँ, इंटरनेशनल पाबंदियाँ लगी, अमेरिकन क्लिंटन के 5 फ़ोन आए मियाँ नवाज शरीफ साहब को, सब कुछ हुआ। लेकिन आज अगर पाकिस्तान महफूज है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एटमी प्रोग्राम नाकाबिल तस्खीर है। इसमें सबका किरदार है, रोल है, अस्करी क़यादत का भी है। लेकिन मैं समझूंगा कि इस प्रोग्राम का जो रोल डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब का है वो कोई ले नहीं सकता। पॉलिटिकल टीम का अपना रोल है, लेकिन मैं समझता हूं कि ये जो 3.5 साल आखिर पर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब पर जो पाबंदियां लगी, उनके फैमिली मेंबर्स को मिलने की इजाज़त नहीं थी, तो इमरान खान तो बड़े बड़े दावे करते थे। और क्योंकि ये सल्तनत या रियासत मदीना का नाम लेते हैं, तो फिर डॉक्टर अब्दुल कदीर ने क्या जुर्म किया था इनकी हुकूमत का? ठीक है, मियाँ नवाज शरीफ भी गिरफ्तार होते हैं, मरियम नवाज शरीफ साहब भी गिरफ्तार होते हैं, शहबाज शरीफ भी 2 दफा गिरफ्तार हुए। शहबाज शरीफ 2 साल जेल मैं लेकर के नदीम कुरैशी साहब के पास जाता हूं और उनसे जवाब लेने की कोशिश करेंगे। तो नदीम कुरैशी साहब का जुर्म क्या था? मैं समझता हूं आज कदीर खान साहब का जुर्म क्या था? डॉक्टर अब्दुल कदीर ये सवाल है राना अरशद सल्ब करने वाले हैं, शायद मेरा भी, पूरी कौम का भी। सर अगर आप जवाब दे सकें। देखिए सिद्दीकी साहब, राना अरशद साहब को जोश खिताबत में भूल जाते हैं कि इस पिछले 10-12 साल में 5 साल इनकी गवर्नमेंट भी रही है और ये सेंसिटिव इश्यूज हैं। मैं समझता हूं आज हमें अपने उस अजीम हीरो को, जिसने पाकिस्तान को वाकई एक एटॉमिक पावर बना के हमारे उस बदतरीन दुश्मन को, जो बदनसीबी से हमारा पड़ोसी भी है और जो हमसे 8 गुना बड़ा है, हमेशा के लिए पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर किया।
जहां तक कौम की बात है, मैं आपको बड़ा वाज़ेह अर्ज करूं, मेरी डॉक्टर कदीर खान साहब से खुद जाती मुलाकात थी, मुझे ये शर्फ हासिल है। मैंने उनसे अर्ज की कि डॉक्टर साहब आपने इस तकलीफ पर जो आपके साथ सेंक्शंस हुए, जो मसाइल आए, आपने पूरी कौम की खिदमत को जो आपने डिनाई किया कि जी मुझे अफसोस हुआ इस कौम को सर्व करके, तो उन्होंने मुझे खुद फरमाया, मैं फिटनेस वो चले गए हैं, मैंने हम सब ने दुनिया से जाना है, उन्होंने कहा कि मैं तकलीफ में इतना था, मुझे यकीन मुझे इस कौम से मायूसी नहीं है, लेकिन जिस कौम की तो अशराफिया लीड कर रही थी, मेरा हर्फ तनकीद वो लोग थे। तो मैं समझता हूँ पूरी कौम उन पर फख्र करती है, बिल्कुल पूरी कौम फख्र करती है सर, यही तो मैं भी कह रहा हूँ। लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं, जो हमारा हुक्मरान तबका है, जो नाम नेहाद रियासत वाली मदीना है सर, मैं तो उनकी बेइज्जती का नौहा पढ़ रहा हूं। मैं तो पिछले वालों की, उससे पिछले वालों की और उससे पिछले वालों की बेइज्जती का नौहा पढ़ रहा हूं। आप बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं, जरा जवाब भी दे डालिए लगे हाथों। जब इख्तिदार में नहीं होते हैं तो आफिया सिद्दीकी के लिए कलेजा फटा जा रहा होता है। यहाँ दौरा अमेरिका, सैर सपाटे हो गए, सब कुछ हो गया, एब्सोल्युटली नॉट, कहीं नहीं था। आफिया सिद्दीकी का जिक्र गोल था। नवाज शरीफ साहब भी कभी उन्होंने जहमत नहीं उठाई आफिया सिद्दीकी के बारे में बात करने की। उससे पहले जब अपोजिशन नसीब होती है तो उनको आफिया सिद्दीकी का नाम याद आ जाता है। मैं आफिया सिद्दीकी के जवाब का तमन्ना ही नहीं हूँ। डॉक्टर AQ खान साहब के हवाले से ये जो मुजरिमाना गफलत है, इसका जवाब। पहले तो मैं जनाब को गुजारिश कर दूं कि वो जिस एब्सोल्युटली नॉट को आप बड़ा तंजन और बड़े चबा चबा के फरमा रहे हैं, उसी एब्सोल्युटली नॉट का नतीजा ये निकला है कि आपने दुनिया की तमाम अफवाज को, नेटवर्क अफवाज को पाकिस्तान से सेफ पैसेज दिया है। उसी एब्सोल्युटली नॉट का नतीजा निकला है कि आपसे आपका 8 गुना नेशनल एक्सचेकर में कितना पैसा आया है सर? मेरी सुने तो सही ना, ये सामान्य रस्म की तरह अंग्रेजों को यहां से बाहर भिजवाने का जो ठेका आपने लिया, पाकिस्तान के कौमी खजाने में कितने अरब डॉलर जमा हुए हैं? मैं अभी खड़ा होकर सलूट करता हूं आपको। आप सुने, आपके ना खड़े होने के सलूट की जरूरत है, ना आपके बैठने के सलूट की जरूरत है। आप जो कुछ फरमाते हैं वही आपका सलूट काफी है। बस आप लाल गुलाबी बातें करने में चैंपियन है सर। आप बात का जवाब दीजिए ना। नहीं, ये बैठना खड़ा होना छोड़ दीजिए, ये मेरी वाली बातें मत करें। पहली बात सुने, आप जितना सवाल करते हैं जवाब तो सुना करें। नहीं, जवाब दीजिए ना। मैं बता रहा हूँ इंशाअल्लाह आफिया सिद्दीकी भी इसी दौर में वापस आएगी पाकिस्तान। बहुत सारी चीजें आपकी तरह चीखने चलाने और चिंगाड़ने से सही नहीं होती। शोर मचाने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी इंटेलेक्चुअलिटी के लिए किया क्या है सर आपने? ये भी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी होती है कि आप इंतहाई सेंसिटिव इश्यूज को बच्चों की तरह बीच चौराहों पर लेकर बैठ जाए। सेंसिटिव इश्यूज पे बात भी नहीं की जानी चाहिए। सेंसिटिव इश्यूज पे वाली मदीना ने कोशिश किया कि ये भी नहीं पूछना चाहिए। मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, हम समझते हैं कि डॉक्टर कदीर खान ने इस कौम को जो दिया, देखिए हुकूमतें आती जाती रहती है। आज किसी शख्स की हुकूमत है, कल किसी की होगी, सदा बादशाही अल्लाह ताला की है। लेकिन ये मुल्क 27 रमजान मुबारक को बना, मोहम्मद अली जिन्ना जैसे अजीम शख्स और उनके रुफका ने बनाया। जनाब मन, ये सब मैं जानता हूं, मैंने 7वीं क्लास में इसमें मजमून लिखा था। आप मुझे वही पुरानी बातें सुना के बोर कर रहे हैं। व्हाट्स न्यू? एक तो आप अपनी डोमेस्टिक लाइफ से What's new, sir? बाहर नहीं आते। आप ये साइकोलॉजिकल, आप मेरे ससुराली रिश्तेदार ना बने, मेरी डोमेस्टिक लाइफ में इंटरफेरेंस मत करें। ये इजाजत तो आपके हेड ऑफ स्टेट को नहीं दी है मैंने। आपसे जो सवाल पूछा गया जनाब सिर्फ वो बताएं। मैं तो ठीक है, मेरे ससुराली रिश्तेदार बनकर के मुझ पे हक मत जतलाइए। मैंने अपने ससुराल वालों को ये अथॉरिटी नहीं दी। आरफिन साहब थोड़ा सा वेट कीजिए। अल्लाह बचाए। हसन मुर्तजा साहब, आप मुझे सुन सकते हैं सर? जनाब अली में सुन रहे हैं। हसन मुर्तजा साहब सर, 7वीं क्लास में जो कुछ हमने पढ़ा था वो सब कुछ बताए बगैर अगर आप हमारी हुकूमतों की मुजरिमाना गफलत का कोई एक जवाब पेश करना चाहें इख्तिसार के साथ, तो मैं राना अरशद साहब के पास जाऊं। सर जरा रिपीट करना अपना क्वेश्चन। सर, हमारी हुकूमतों की मुजरिमाना गफलत की वजह क्या हो सकती है आपके ख्याल में? सर गुजारिश ये है कि जितनी भी जमहूरी अदवार या हुकूमतें आई हैं, नूरुल आरफीन साहब, मैं समझता हूँ कि उनको मुकम्मल इख्तियारात के साथ ना ही कभी हुकूमत करने दी गई है। आपके सामने है, यहाँ पर बेनज़ीर जैसी रहनुमा को भी सिक्योरिटी रिस्क कहा गया, यहाँ पर फातिमा जिन्ना साहिबा को भी सिक्योरिटी रिस्क कहा गया। अगर कोई तारीख का हिस्सा आपको बताने की कोशिश करे तो ये हरगिज ना समझा करे कि आपकी कोई इल्म पे शक कर रहा है या आपके समझने पे कोई शक कर रहा है। बात हमेशा सियाको सबाक के साथ होती है। कुरैशी साहब बेचारे
कोशिश कर रहे थे आपको समझाने की, वो आपको पढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। गुजारिश ये है कि यहाँ पर जो ताकतवर तबका है उसकी ताकत को तस्लीम करना चाहिए। हम गैर मुसल्ला लोग हैं, हम सियासी कारकुन हैं, हमारी जद्दोजहद है। जितनी जगह हम ले लेते हैं उससे अगली हम जद्दोजहद शुरू कर देते हैं। किस तरह आप समझते हैं कि हम बंदूक का जवाब बंदूक में दे देंगे? आपको MRD की तहरीक के दौरान नहीं याद कि कितने सियासी कारकुन शहीद हुए, कितनी सियासी क़यादतें शहीद हुई? पीपल्स पार्टी के साथ क्या कुछ नहीं हुआ, बाकी जमातों के साथ भी ये कुछ नहीं होता रहा। PTI चूंकि नई जमात है, इन बेचारों के साथ भी ये होना है जी। लेकिन वक्त के साथ साथ अगर आप देखें तो आपको अंदाजा होगा कि सियासी कारकुनों की जद्दोजहद बहुत ज्यादा है जी। हम क्या आज कोई बंदा ये मानता है कि एटम बॉम्ब जो है ये जुल्फकार अली भुट्टो के मरूने मिन्नत है? आज वो बेचारा चीख चीख पे कह रहा है कि हमने धमाके किए जी, हमने धमाके किए जिसकी वजह से हम डिक्लेयर हुए। कोई बंदा उसकी बात सुनने को तैयार है? डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की जिंदगी में कितने प्रोग्राम किए कि लोग चुप क्यों हैं, लोग बाहर क्यों नहीं निकलते? उन पे पाबंदियां कोई हफ्ता 10 दिन थोड़ी रही थी, काफी अरसा रही थी। आज उनके मरने पे ही सारे उनको खराज अकीदत पेश कर रहे हैं ना जी। बिल्कुल ठीक। हमें तस्लीम करना चाहिए कि इस मुल्क के अंदर ऐसी कुव्वतें हैं जो अपनी मनमानी करती हैं, जो किसी हुकूमत के ताबे नहीं होती, जो किसी को सा तवक्कुफ की इस्तदा के साथ मैं राना मोहम्मद अरशद साहब के पास जाऊंगा। जी राना अरशद साहब, जो गुफ्तगू अभी आपने सुनी उस पर आपका व्यू पॉइंट। नूरुल आरफीन साहब, मैं समझता हूँ कि हक़ाइक़ बड़े वाज़े हैं। खान लियाकत अली खान की शहादत से लेकर मियाँ मोहम्मद नवाशी साहब को जुलाई 2017 में जिस तरह घर भेजा गया, उससे पहले मैं समझता हूँ कि जिस तरह पीपल पार्टी या मुस्लिम लीग नून या ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब छोटे सूबे से लाए गए थे और जैसे उनके साथ जो रवैया हुआ वो तारीख गवाह है। लेकिन मैं समझता हूँ कि डॉक्टर अब्दुल कदीर तो कौमी हीरो थे। डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब तो मोहसिन पाकिस्तान थे। ना वो PTI का हिस्सा थे, ना वो नून का हिस्सा थे, ना वो पीपल पार्टी का हिस्सा थे। तो उनका कौन सा इतना बड़ा जुर्म था जो उनको कैद तन्हाई की सज़ा दी गई? और कैद तन्हाई की सज़ा जब दी गई तो किन लोगों को खुश किया गया? हमें रोकने वाले तो अमेरिकन बहादुर थे और उनका बगलगीर बच्चा इंडिया की साजिश थी। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की सालमियत पर एक बहुत बड़ा हमला था। लेकिन आज मैं समझता हूँ कि जो हुक्मरान हैं, जो आज मौजूदा हुक्मरान, इनके पास तो टाइम नहीं है UNO में जाकर पाकिस्तान के हकूक़ की बात करना, मकबूजा कश्मीर की बात करना, बुरहान वानी की शहादत का जिक्र करना, और जो मौजूदा हालात में पाकिस्तान की मैं समझता हूँ सरहदों की वायलेशन हो रही है, उनका भी जिक्र इमरान खान की ज़बान पे नहीं आ रहा। ये तो कुलभूषण को हमने पकड़ा था और उस वक़्त की एजेंसीज का भी एक रोल था, लेकिन ये तो उसके लिए वकील करने के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। और फिर कहते हैं कि वो मोदी हमारा फ़ोन नहीं सुनता, फिर कहते हैं कि बाइडेन हमें कॉल नहीं सुनता, कॉल राना साहब थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा सर, आपकी इन्हीं बातों की तस्दीक की महंगाई, बेरोजगारी, जो हालात आज तालिब इल्म पर। आपने जो कुछ भी सुना, राना अरशद साहब जो भी बयान फरमा रहे हैं या हसन मुर्तज़ा साहब ने जो कुछ कहा, आपका व्यू पॉइंट सुनना चाहता हूँ। अच्छा, पहले तो मैंने जो आपने फरमाया कि मेरे बच्चे ने दूसरी क्लास में पढ़ा हुआ है, मैंने 7वीं क्लास में, मैंने इसलिए वो डोमेस्टिक आपकी बात का जिक्र किया था। आपने बड़ी गैर जिम्मेदाराना लफ्ज इस्तेमाल किया है, मुझे बड़ी तकलीफ हुई है। मैं आपसे ज्यादा बदतमीज और आपसे ज्यादा मेरी ऊंची आवाज है, लेकिन मैं चाहता नहीं कि नेशनल मीडिया में बैठ के मैं आपके कपड़े उतारूं ताकि आपको घर भी जाना नसीब ना हो। तो इसलिए मैं आपको ये खुद अल्लाह की तरफ से आपको माफ कर रहा हूँ। आपको आइंदा इस तरह की बदतमीजी अलाउ नहीं है करके आप मुझे अपने तौर पर माफ कर रहे हैं। मैं आपको ये बता देता हूँ, मुझे आपकी माफी की जरूरत नहीं है। एक मिनट आप नेशनल टेलीविजन पे बैठ करके अगर अपनी इस बात का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके पास ये प्रिविलेज नहीं है। आप इस मुल्क के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म क्यों नहीं हो, लेकिन आप मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते।
फैमिली के एग्जांपल से आप उससे इस तरह बात नहीं कर सकते। नदीम कुरैशी ये आप इस मुल्क के आला तरीन ऐवान में बैठी आला तरीन शख्सियत क्यों ना हो, लेकिन आप मुझे इस तरह से ऑर्डर नहीं दे सकते। आप मुझे बदतमीज कहेंगे तो फिर मैं आपको बदतमीजी का मजा भी चखाऊंगा। मैं आपसे बहुत तरीके से बात कर रहा हूं, अगर आपको वो सब चीजें रास नहीं आ रही तो देयर इज अ वे टू। अच्छा, मेरी जितना बोला है सुने और कौम को सुनने दे। ये बदतमीजी करेगा कि घर में अपनी फैमिली के साथ टीवी में बैठ के अलाउ नहीं आपको बात करना। नदीम कुरैशी साहब, मेरा ख्याल है आपकी फैमिली आपसे बहुत ज्यादा दिनों से दूर है, इसलिए आपके दिमाग पर थोड़ी सी कुछ चीजें जो है वो चढ़ गई हैं। आपको इख्तिदार का नशा रास नहीं आ रहा है। आप भी, मेरा ख्याल है कि इख्तिदार की इरादारियों में आकर के अपने हवास खो बैठे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपसे क्या कह रहा हूं। अगर आपको मेरे प्रोग्राम में नहीं बैठना तो आप माइक उतार करके जा सकते हैं, आप ऑफ कर सकते हैं प्रोग्राम, लेकिन मैं आपको ये बेहूदगी करने की इजाजत नहीं दूंगा। आप याद रखिए कि पहली मर्तबा आप मेरे प्रोग्राम में मेरे साथ आकर के बैठे थे, अब आप मेरे सर पे बैठ करके ताता भैया करने की कोशिश करेंगे, मैं करने नहीं दूंगा। वो सारे इदारे जो आपके कहने पे हरकत करते हैं, आप जाइए उनके पास जाकर के रिक्वेस्ट लगाइए, आई डोंट माइंड, लेकिन आप मुझसे बदतमीजी करेंगे तो फिर आप जवाब में बदतमीजी ही सुनेंगे। बेगैरत इंसान हो, तुम किसी की बात नहीं सुन सकते। अगर गैरत, आप बेशरम आदमी है, आप एक इंतहाई नामाकूल किस्म के आदमी है। आप इस मुल्क में एक इंतहाई इलिटरेट आदमी है जिसको इमरान खान की चमचागिरी के जुर्म में एक ऐसे ऐवान में रखा गया जहां उसको नहीं होना चाहिए था। इंसान हो तुम, एक ऐसा आप आदमी है, आप आदमी है। मेरे कमरे में बैठ करके, मैं नेशनल मीडिया पे बैठ करके, बंद करो यार, बंद करो, मैं बताता हूं अब इनकी असलियत। नेशनल प्रोग्राम में रखो, इनको प्रोग्राम में रखो, मैं बताता हूं अब। मेरे कमरे में, मेरे ऑफिस में बैठ करके विंडो मारो, नदीम कुरैशी को दिखाओ। मेरे कमरे में मैं जो कुछ कह रहा हूं, इसके अलावा मैं कोई कुछ नहीं कह सकता कि मेरे हाथ में आप कुरान शरीफ दें, कलमा वाहिद की इज्जत और आबरू की कसम खा करके, खाने खुदा की हुर्मत की कसम खा करके, मैं नूरुल आरफीन सिद्दीकी अपने इस पेडेस्टल से इमरान खान साहब, इस मुल्क के मुंतखब वजीर आजम से यह कहना चाहता हूं कि नदीम कुरैशी साहब को बुला करके ये पूछें, मेरे कमरे में मेरे सामने वाली कुर्सी पे बैठ करके ओवर अ कप ऑफ टी इन्होंने जो जुमले कहे, क्या वो इमरान खान साहब के सामने दोहरा सकते हैं? अभी इन्होंने मेरे लिए जो जुमले कहे, मैं इसको 2000 से ज़रब करके दे सकता हूं इनका जवाब। खुदा की कसम मैं इसका जवाब इनको दे सकता हूं और बरहक दे सकता हूं, लेकिन नदीम कुरैशी साहब वो सारी बातें इमरान खान के पीठ पीछे नहीं दोहरा सकते जो इन्होंने मेरे सामने बैठ करके की हैं। मैं मुताद्दिद मर्तबा मुताद्दिद फोरम्स पर इन बातों का हवाला नदीम कुरैशी का नाम लिए बगैर दे चुका हूं। इमरान खान साहब, आपको आस्तीन के सांपों से मोहतात रहने की जरूरत है। आपको इन लोगों के से मोहतात रहने की जरूरत है जो आपके सामने बैठ करके और खुशामद का लिबास पहन करके न जाने वजीर, सफीर और मुशीर और क्या क्या कुछ बनते हैं। अब अपनी अगली स्टोरी की जानिब जाएंगे। मेहमानों को मैं रुख्सत करूंगा। राना अरशद साहब, हसन मुर्तजा साहब, अनफॉर्चुनेटली मुझे इस प्रोग्राम में एक दूसरी स्टोरी इनकॉर्पोरेट करनी है सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी मुल्क के मुख्तदिर ऐवानों में बैठी हुई आला तरीन शख्सियात से। हम बात कर रहे थे मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के साथ होने वाली उन ज्यादतियों की कि जिनका ऐनी शाहिद, ऐनी गवाह इस मुल्क में हुकूमत और साहिब इख्तियारान और इख्तियारान के सिवा हर कोई, हर बंदा बशर, हर नफस है। अब हम बात करेंगे एक ऐसे मीडिया ग्रुप की, एक ऐसी बैन अल-अक़वामी साजिश की जो एक इंतहाई बज़ाहिर बहुत बड़े मौक़र, बहुत ही मारूफ ICJ नामी इदारे के जरिए से रचाई गई। इस साजिश में कुछ पहलू हैं जिनकी तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराने की जरूरत है। हर दफा की तरह इस साजिश में भी, पिछली मर्तबा जो बोल और एग्जैक्ट ग्रुप के साथ जो कुछ हुआ, हर दफा की तरह इस साजिश में भी ICIJ को इस्तेमाल करते हुए जंग ग्रुप के अनमोल रतन यानी मशहूर व मारूफ सहाफ़ी उमर चीमा साहब, इस मर्तबा भी उन्हीं का कांधा इस्तेमाल हुआ। बोल ग्रुप
एग्जैक्ट और शोएब शेख के खिलाफ इस साजिश को रचाने के लिए। सबसे पहले आपको मैं यह बता दूं कि जो खबरें, जो प्रोपेगेंडा बोल, एग्जैक्ट और शोएब शेख के खिलाफ किया गया, सबसे पहले यह देखने की जरूरत है कि जो मीडिया ग्रुप और जो लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उनके अपने नामा अमाल में कितनी नेकियां हैं। मैं बारहा बता चुका हूं, कल की ट्रांसमिशन में भी मैंने कहा और आज रिपीट किए देता हूं कि ये वही मीडिया ग्रुप है जो रियासत के अंदर रियासत बना करके, हुकूमत के नीचे हुकूमत बना करके और इख्तिदार को तकरीबन हर दौर में इंजॉय करता रहा है। इस मीडिया ग्रुप के ओनर की अगर हम बात कर लें तो मौसूफ को हुकूमतें बनाने से लेकर के हुकूमतें गिराने तक का जो चस्का रहा, जिसका सबूत उन्होंने मुख्तलिफ अदवार में दिया, इनकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि मुख्तलिफ वज़राए आज़म आए, इनसे टक्कर ली, इनको थोड़ा जिच किया और उसके बाद मांडवली हुई और उसके बाद फिर ये जा वो जा। एन रियासत पाकिस्तान के कल्ब में बैठ करके हुकूमती इदारों के नाक के नीचे अमन की आशा नामी एक इंतहाई ऑब्जेक्शनेबल मुहिम का आगाज हुआ। तमाम अतराफ से इसके ऊपर तबर्रा हुआ, चांदमारी हुई, ऑब्जेक्शंस किए गए, लोगों ने रिजर्वेशन शेयर की, लेकिन यह आशा रुकनी थी और ना ही रुकी। ये वही मीडिया ग्रुप है जो एक मर्तबा फिर, पिछली मर्तबा भी ये बात मैं कह चुका हूं, एक मर्तबा फिर उन बातों को दोहराने की कोशिश करूंगा, जब कभी भी मीडिया थोड़ी सी स्टेबिलिटी की जानिब जाता है, जब कभी भी यहां मामलात इस तरह से आते हैं कि यहां लोगों को जॉब क्रिएशन हो, या लोगों की तनख्वाहें मामूल के मुताबिक मिले, यहां आजिर और अजीर के दरमियान ताल्लुक में वो जो एतमाद की कमी या उसका फुकदान कह लीजिए, वो जो भी आ चुका है, उस गैप को जब फिल इन किया जाने लगता है, जब लोगों के आंसू थोड़े पुछने लगते हैं, तब जाकर के कहीं इस तरह की कोई चीज, जिस दिन से बोल का आगाज हुआ उस दिन से लेकर के और आज तक सिर्फ एक मीडिया ग्रुप है जिसे बोल, एग्जैक्ट और शोएब शेख हजम नहीं हो रहे। उनकी नाक के नीचे उनकी अपनी सैकड़ों कंपनियों में मुलाजमीन को तनख्वाहें मिले या ना मिले, लेकिन यहां एग्जैक्ट के साथ, बोल के साथ और शोएब शेख के साथ उन मामलात को जिनका जमीनी वजूद है या नहीं, यह आसमान पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात जानती है या जमीन पे इदारे। कुछ तारीखी हकायक आपको बताता चलूं। बैनुल-अक़वामी कानून के माहिर हैं मर्क थॉमस, ये मौसूफ लिखते हैं कि मीर शकील और मीर इब्राहिम मुल्क दुश्मन सहाफ़ी डेक्लन वॉच से मिलकर शोएब शेख के खिलाफ माजी में भी झूठी खबरें छपवा चुके हैं। गोया आदि मुजरिम है मेरे सरकार, आदि मुजरिम है मेरे सरकार, इनको जेल जाना भी नसीब हुआ। बज़ाहिर इनकी जेल के पीछे, जेल की सलाखों के पीछे ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं, लेकिन अब ये सवाल वाकई बनता है कि जो जेल इन्होंने काटी, आया उसे कैद ही कहेंगे या नहीं। मर्क थॉमस मजीद कहता है कि इसी केस में उमर चीमा ने FIA को FBI की जाली दस्तावेजात, FBI, ये KMC वापडा की बात नहीं कर रहा, FBI की जाली दस्तावेजात फराहम की, जो बाद में FBI ने झुटला दी। अब आप देखिए कि आला तरीन झूठ का अगर बैनुल-अक़वामी एजाज किसी को दिया जाना चाहिए तो इसका फैसला मैं आप पे छोड़ता हूं कि वो कौन हो सकता है। मर्क थॉमस ने दावा किया है कि उनके पास इस पूरी डील की रिकॉर्डिंग मौजूद है जो वो अदालत में पेश कर सकते हैं। अब सोचना यह है कि हमारे कौमी इदारे क्यों कर खामोश हैं। अब सोचना यह है कि इस बैनुल-अक़वामी साज मीडिया ग्रुप और उसके मालिकान के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है या नहीं। इसका फैसला आने वाले वक्त पर और आप पर छोड़ते हुए यहाँ नूरुल आफ़रीन सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। फिर इंशाअल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। फ़ी अमान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।